लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि ये इंसान नहीं हैवान है। महाराष्ट्र के धुले से एक खबर जहां कुछ गुंडों ने मिलकर दिन दहाड़े एक गैंगस्टर पर तलवारों से हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इन तस्वीरों को देखकर मजबूत से मजबूत दिल वाला इंसान भी दहल जाए। जमीन पर जख्मी हालत में गिरा हुआ एक शख्स और उस पर बड़ी निर्दयता से तलवार का वार करते 8 गुंडे। यह तस्वीर इतनी विभत्स है कि हम इसे हूबहू नहीं दिखा सकते। जिस शख्स पर हमला हो रहा है वो बिल्कुल विरोध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमलावरों के सिर पर मानो दानव सवार हो गया हो। वो उस शख्स पर अंधाधुंध तलवार से वार करते हैं। कुछ देर बाद बाकी हमलावर हट जाते हैं, लेकिन एक दरिंदा फिर भी लगातार उस शख्स पर तलवार से तब तक वार करता रहा जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। दिल दहलाने वाली यह वारदात महाराष्ट्र के धुले की है। मंगलवार को दिन दहाड़े जिस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई वो इलाके का कुख्यात गैंगस्टर रफीकुद्दीन सफीकुद्दीन उर्फ गुड्डिया था। गुड्डिया पर हमला करने वाले बदमाश दूसरे गैंग के बदमाश बताए जाते हैं। गुड्डिया पर शिरडी, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड़ और धुले में करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसे कई नेताओं का संरक्षण हासिल था। पिछले हफ्ते जमानत पर बाहर आने के बाद वो नगरपालिका चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी हसरतें पूरी हो पाती उससे पहले ही विरोधी गैंग ने उसका बेरहमी से काम तमाम कर दिया। सीसीटीवी के आधार पर 5 टीमों में पुलिस ने गुड्डिया के कातिलों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। दिल्ली से 6 जुलाई को अगवा डॉक्टर श्रीकांत को कल एनकाउंटर के बाद मेरठ से छुड़ा लिया गया। डॉक्टर की रिहाई के बाद अपहरण की साजिश का जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। किडनैपर ओला कैब का ड्राइवर था और वो अपने सीईओ से 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। अपहरण की हैरान करने वाली कहानी क्या है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सनसनीखेज अपहरण केस की मेरठ में सुलझी गुत्थी। मुठभेड़ के बाद सकुशल छुड़ाया गया दिल्ली का डॉक्टर। अपहरण की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। मिठाई बांटी जा रही है, सबके चेहरे पर खुशियां छाई हुई हैं। ये जश्न 6 जुलाई को प्रीत विहार केसी अस्पताल से घर जाते वक्त अगवा हुए डॉक्टर श्रीकांत गौड़ की सकुशल वापसी का है। अभी पता मिल गया कि श्रीकांत गौड़ को हमारा दिल्ली पुलिस वाला पकड़ लिया, तो उनसे मेरे से बात करने दिया। तो श्रीकांत ठीक है, तो उसका फादर मदर से भी बात कराया, हमारा गढ़वाल तेलंगाना स्टेट को भी। तो उन तो अच्छा है, पकड़ लिया। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की यही वो कोठी है जहां से प्रीत विहार स्थित मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर श्रीकांत गौड़ को अपहर्ताओं के चुंगल से सकुशल छुड़ाया गया। फोन सर्विलांस के जरिए पुलिस इस कोठी तक पहुंची थी। पुलिस वालों ने जब कोठी को घेरा तो बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया, जिसका इलाज मेरठ केसी अस्पताल में चल रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 फरार हैं, जिनके लिए यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। इस मकान में यहाँ पर जो डॉक्टर श्रीकांत गौड़ है उसको इसी मकान में छिपाकर रखा गया था और यहाँ से लगातार जो किडनैपर्स थे वो अलग अलग लोकेशन से कॉल कर रहे थे दिल्ली में डॉक्टर के परिवार को। भारी भरकम टीम दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, वो इस मकान को आखिरकार यहाँ की लोकेशन ट्रैक करती है। उसके बाद भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुँचती है। आसपास के जितने लोग थे उनको घर से नहीं निकलने की हिदायत दी। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर श्रीकांत को छुड़ाने के लिए दिल्ली पुलिस के 200 से ज्यादा जवान दिन रात कोशिश कर रहे थे। 15 जुलाई से मेरठ पुलिस भी इस मिशन में जुटी हुई थी। और आइए रुक करते हैं दिल्ली का, जो देर रात हुई बारिश से लबालब है। कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें दिखाई नहीं दे रही, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। जल जमाव के बाद क्या स्थिति है उसकी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से दिखाएंगे। भारी बारिश से जल भराव हो गया। देर रात से जो बारिश हुई सुबह तक जारी रही और उसके बाद गाजीपुर, अशोकनगर, महामाया फ्लाईओवर, क्या स्थिति है यहाँ पर ट्रैफिक की वो आप देखिए। सुबह होते ही दफ्तर और स्कूलों के लिए निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक धीमा है और अगर जल्द ही इस पानी की निकासी नहीं हुई तो थोड़ी देर में
सड़कों पर लंबा जाम भी लग सकता है। हालांकि इस वक्त भी काफी हिस्सों से जाम की खबर आ रही है सामने, लेकिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि सड़कों में पानी भर गया, जहां तहां सड़क को देख पाना तक मुश्किल है। और अब धीमे होते ट्रैफिक की वजह से मुश्किल में वो लोग जो दफ्तर या स्कूलों के लिए निकले। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है लगातार, और इस बारिश के बाद ट्रैफिक के हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा दें महामाया पार्क के ठीक सामने की सड़क पर किस तरह से ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो स्ट्रेच है वो दो हिस्सों में बढ़ता है, जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा से आने वाले लोगों को दिल्ली की तरफ ले जाता है, और दूसरा जो फ्लाईओवर फिल्म सिटी की तरफ चढ़ता है। लेकिन इसी फ्लाईओवर के पॉइंट पर जबरदस्त वाटर लॉगिंग सुबह के वक्त थी, जिसकी वजह से ये जो स्कूल की गाड़ियां आपको यहाँ नजर आ रही है, स्कूल की जो बसेज हैं वो वाटर लॉगिंग के उस पानी में काफी ज्यादा डूब गई, जिसकी वजह से ये बसें जो है वो यहीं की यहीं खड़ी हो गई। बसों के ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। भैया, क्या स्थिति थी आप लोगों की, ये बसें क्यों खड़ी हो गई? मैम, जब हम सुबह आए तो पानी काफी ज्यादा था, टायरें भी डूबे रहे थे गाड़ी के, इसलिए पानी भरने के कारण बसें बंद हो गई। जरा बताएंगे आपकी बसों में कहाँ तक पानी था सुबह के वक्त? मैम, हमारी बसों में सुबह यहाँ तक पानी था, हेडलाइट तक। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी बसें आपकी ऐसी डूब गई? मैडम, हमारी 2 बसें डूबी खड़ी हैं, बाकी लोटस वैली और डीपीएस की बसें हैं। टोटल 4 स्कूल की बसें जो यहाँ से गुजर रही थी वो यहाँ पर जबरदस्त वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गई। हालांकि अब जो है स्थिति यहाँ पर वाटर लॉगिंग की नहीं है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ियाँ खराब हो गई है, जब आगे की तरफ आप जाएंगे तो देखिए चलने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए गाड़ियों के पास रास्ता नहीं है। जाहिर सी बात है ये जो लंबा ट्रैफिक जैम है इसका बैकलॉग अब धीरे धीरे आगे तक बढ़ता जाएगा, और जो लोग नोएडा से खास तौर पर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको न सिर्फ मयूर विहार, अक्षरधाम, बल्कि आईटीओ तक अब इसी तरह जाम से दो चार होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ रोशनी ठोकने, नोएडा, आज तक। और अब बड़ी खबर, आज की प्याज की मंडी में कालाबाजारी को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में फंसे लोगों के खिलाफ फौरन केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के सचिवालय ने एमपी नगर पुलिस स्टेशन को आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का इस मामले में आदेश दिया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से मध्य प्रदेश में हड़कंप। प्याज के सौदागर जीएम पर शिवराज ने गिराई गाज। एमपी नागरिक आपूर्ति निगम के जीएम सस्पेंड। दो 10 तक बंद कैसे करके कराता हूँ। ठीक है सर। 2-10 में भी नहीं मिलेगी तो देखते हैं जितने आसानी से मिल जाए। ठीक है सर। फिर वो तो जो खर्चे पानी तो लगेंगे उसमें। वो कितना होगा? तो समझो जो 3-3.5-4 लाख रुपए मिलता है, वो तो आपको देना पड़ेगा ना, पहले करना पड़ेगा। पहले कर कैश में या कोई अकाउंट का? कैश में जाना। किसानों की पैदावार पर दलालों की भाषा में बात कर रहे ये है मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जीएम श्रीकांत सोनी। बुधवार को आज तक ने जैसे ही मध्य प्रदेश में करप्शन की मंडी को बेनकाब किया, सोनी को सस्पेंड करने का शिवराज सरकार का फरमान आ गया। जरा देखिए सरकारी आदेश को, साफ साफ लिखा गया है कि आज तक के स्टिंग के बाद सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश में लिखा गया है, आज तक टीवी लाइव प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत एसके सोनी द्वारा प्याज व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिचौलियों से सांठगांठ करते हुए स्क्रीन पर वीडियो क्लिपिंग में दिखाया गया है कि शासन द्वारा खरीदी जा रही 8 रुपए किलो की प्याज को 2 रुपए 10 पैसे प्रति किलो के भाव से सौदा तय किया जा रहा था। उक्त वीडियो क्लिपिंग में व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के एवज में श्री सोनी के द्वारा 5 लाख रुपए की मांग करते हुए दिखाया गया है। सोनी द्वारा किए गए उक्त कृत्य से राज्य शासन और कॉर्पोरेशन की छवि धूमिल हुई है। अतः श्री एसके सोनी महाप्रबंधक मुख्यालय भोपाल को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 165 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत बहुत साफ थी, किसानों को
उनको मूल्य नहीं मिल रहा था वो मूल्य मिले। और कुछ अधिकारियों ने जिस प्रकार के आपके स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है, यदि गड़बड़ की है तो उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश खाद्य निगम ने आज तक के खुलासे को गंभीरता से लेते हुए आज तक से स्टिंग ऑपरेशन की सीडी मांगी है। निगम के चेयरमैन हितेश वाजपेयी ने आज तक से कहा है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की है, इस पर जरूर कार्रवाई होगी। आइए अब आपको बताते हैं मामला क्या है। आज तक कोई खबर लगी थी कि सरकारी मंडी से कारोबारियों को खुली बोली के जरिए जो प्याज बेचा जाता है उसमें घपला हो रहा है। अफसर अपने और व्यापारियों के फायदे के लिए बिचौलियों को फिक्स कर देते हैं। इसी घपले का पता लगाने के लिए आज तक का अंडरकवर रिपोर्टर व्यापारी बनकर नागरिक आपूर्ति विभाग के महाप्रबंधक श्रीकांत सोनी से मिला था। हमने सोनी के सामने एक रेलगाड़ी प्याज यानी 22,000 क्विंटल प्याज खरीदने के लिए बोली फिक्स करने की डील रखी। आप हैरान होंगे ये देखकर सोनी पहली ही मुलाकात में डील के लिए तैयार हो गए। सर बिना बोली के अगर कोई हो पाए तो गाइड करिए। अरे बोली मैनेज कर देंगे ना, शाहजहाँपुर में मैनेज करा सकता हूँ, बक्सी से, सुजालपुर से करवा दीजिए। सुजालपुर का बेटर है प्याज, नजर भी नहीं है लोगों को। हाँ। कायदे से जो प्याज खरीदा गया उसे अधिकतम संभावित कीमत पर कारोबारियों को नीलाम किया जाना था, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। सोनी ने गारंटी दी कि अंतिम बोली 2 रुपए प्रति किलो के आधार मूल्य से 10 पैसे से ज्यादा हरगिज नहीं होगी। आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने किसानों से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा है। तो 2.10 तक कैसे कराता हूँ। ठीक है सर। 2.10 में भी नहीं मिलेगी तो देखते हैं जितने आसानी से मिल जाए। ठीक है सर। फिर वो तो जो खर्चे पानी तो लगेंगे इसमें। वो कितना होगा? तो समझो जो 3-4 लाख रुपए तक वो तो आपको देना पड़ेगा ना, पहले करना पड़ेगा। पहले कर कैश में या कोई अकाउंट का? कैश में जाना। अब जरा इस खेल को समझिए। अगर सिर्फ 22,000 क्विंटल यानी कि 22 लाख किलो प्याज के सौदे की ही बात करें तो अगर 1 रुपए भी कम बोली लगती है तो सीधे सरकार को 22 लाख रुपयों का नुकसान होता है। लेकिन एक खेल लंबा चल पाता, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने दलालों का खेल खराब कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के अमित कुमार चौधरी के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। पाकिस्तान की जो आतंकवादियों की पनाहगाह है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो आतंकवादी खून खराबा करते हैं उन्हें शह देने वाला पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के इस दावे को अब अमेरिका ने भी माना है, अमेरिका ने भी इस पर मुहर लगाई है। दरअसल अमेरिका की एक सरकारी रिपोर्ट में यह माना गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह है और खुद अमेरिकी सांसद भी ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए। अमेरिका ने भी माना पाकिस्तान में पल रहे हैं आतंकी। अमेरिका ने भी माना आतंकियों का स्वर्ग है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करेगा अमेरिका। आतंकवादी छुरे से भारत पर बार बार घात करने वाला पाकिस्तान, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अमेरिका और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया है। जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान खुद को बेफिक्र समझता है, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया के सामने रख दिया है। आतंकवाद पर अमेरिका के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन देशों में शामिल किया गया है जहां आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहें दी जाती हैं। कंट्री रिपोर्ट ऑफ टेररिज्म के नाम से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो अमेरिका के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान में लश्कर पर प्रतिबंध के बावजूद जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम पर आतंकवादी राजधानी इस्लामाबाद तक में खुलेआम फंड जुटा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद भी लश्कर का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां करता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद के
हर चेहरे को उस रिपोर्ट में बेनकाब किया गया। हाफिज सईद को बचाने के लिए पाकिस्तान जितने हथकंडे अपना रहा है, उन सब का रिपोर्ट में जिक्र है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में आने के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि इन आतंकी संगठनों पर कड़ी निगरानी की बात कही है। ये निगरानी भी इसी साल शुरू हुई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का भी जिक्र है कि उसके आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। यह रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन न केवल सक्रिय हैं, बल्कि वो न केवल आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान की सेना या सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकी लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। भारत ये आरोप भी लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी दहशत फैला रहे हैं। पठानकोट में भारतीय मिलिट्री ठिकाने पर हमला हुआ। भारत ने इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत गंभीरता से काम कर रहा है और अमेरिका के साथ जानकारियां साझा कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत अमेरिका के बीच इस बात में भी सहमति हुई है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले के गुनहगार लश्कर, जैश, अल-कायदा और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को कानून के शिकंजे में लाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इतना बता देना काफी है? क्योंकि यह हकीकत तो दुनिया बरसों से जानती है। अमेरिका को यह बात आज समझ में आ रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यही सवाल उठा रहे हैं खुद अमेरिकी सांसद और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने वाले जाने माने कानूनविद टेड पो। टेड का कहना है, बहुत अफसोस की बात है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट फिर गलत राह पर ही चलने का संकेत करती है। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जगह रिपोर्ट में अब भी उस आतंक के खिलाफ अमेरिका का सहयोगी बताया गया है। ये न सिर्फ नीतियों में चूक का मामला है, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चूक है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सीधे आतंकवाद समर्थित राष्ट्र घोषित किया जाए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आतंक के गढ़ हैं और पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाएगा और अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सामग्री में कटौती होगी? बड़ा सवाल। गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान अब सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने अंजाम को देख नहीं पा रहा और यही वजह है कि आतंकवादियों को वो माहौल देता है, अपने घर में पनपने का मौका देता है। 3 दिन पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते दिखाई दिए और साथ ही अमेरिकी रिपोर्ट की ये सच्ची तस्वीर भी है। पाकिस्तान के सफेद झूठ के बाद अब देखिए पाकिस्तान का सच। पाकिस्तान की राजधानी में इंटरनेशनल आतंकवादियों का सम्मेलन। एक इंटरनेशनल आतंकवादी का दूसरे इंटरनेशनल आतंकी को अवार्ड। हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन का आतंक याराना। जगह इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तारीख रविवार 16 जुलाई 2017। पाकिस्तान की राजधानी में आतंकवादियों का खुल्लम खुल्ला सम्मेलन। दुनिया में मोस्ट वांटेड एक आतंकवादी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को अवार्ड देता है। पाकिस्तान का यह सच सामने आया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा की रैली में,
जहां आतंकवादी सरगना हाफिज सईद की तरफ से दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के इंटरनेशनल आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को आतंक के अवार्ड के तौर पर एक गन गिफ्ट की गई। पाकिस्तान को जरा भी हिचक नहीं होती, उसे जरा भी शर्म नहीं आती, क्योंकि उसका सब कारोबार झूठ और फरेब की चादर में लिपटा है। पाकिस्तान की राजधानी में आतंकियों के सम्मेलन का मकसद था पाकिस्तान सरकार को अपनी ताकत दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान सरकार की किसी कार्रवाई से पहले ही उसे डराना। अब ये अपने इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद को रजामंदी से रिहा करवाने के लिए दिखा रहे हैं अपनी ताकत, और इस रैली में फिर वही भारत विरोधी राग, भारत को तबाह करने की कस्में। कश्मीर से एक भारतीय नापाक सिपाही बाहर नहीं निकलता, ग़ज़्व-ए हिंद इंशाअल्लाह हर हाल में, हर क़ीमत पर जारी रहेगा, जारी रहेगा। इस रैली में हाफिज सईद तो नहीं था, क्योंकि वो फिलहाल नजरबंद है, लेकिन हाफिज सईद की जगह इस वक्त लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा की आतंकी गतिविधियों को चलाने वाला हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की था, जिसने हाफिज सईद की तरफ से सैयद सलाहुद्दीन के आतंकवाद को बंदूक के गिफ्ट से सलाम किया। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम पर लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को इकट्ठा करना सरकार, सेना और ISI की शह के बिना मुमकिन हो सकता है? इसका जवाब तो खैर ये तस्वीरें ही हैं, जो पाकिस्तान की आतंक परस्ती की गवाही दे रही हैं। लेकिन यहाँ तो सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी के पूर्व सांसद तक मौजूद थे। पाकिस्तानियों की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से, मुजाहिदीन की तरफ से सिर्फ एक दरख्वास्त करने आया हूं वफाकी हुकूमत को कि आपने अपना शौक भी पूरा कर लिया, आपने अपनी सियासत भी पूरी कर ली, और वाशिंगटन और दिल्ली के कहने पर आपने हाफिज सईद साहब को काफी अरसे तक नजरबंद रख लिया। आज आपसे दरख्वास्त करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाफिज सईद साहब को रिहा कर दो। अब पाकिस्तान की हकीकत बताने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। बाकी है तो सिर्फ एक सवाल, आखिर दुनिया बार बार ऐसी सच्चाई को अपनी आंखों से देखने, अपने कानों से सुनने के बाद भी पाकिस्तान पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करती? अनिल कुमार, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान के पास बौखलाहट के सिवा कुछ और है नहीं, क्योंकि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कभी जीत नहीं सकता, और यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, बेकसूर गांव वालों का खून बहाता है। लेकिन कल भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए और साथ ही 9 मौत के कगार पर हैं, और खुद पाकिस्तान भी इसे मान रहा है। LOC पर पाकिस्तान की उकसावे वाली गोलाबारी बढ़ी तो भारत ने पाकिस्तान को दिखाई अपनी ताकत। मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए भारी संख्या में मोर्टार दागे और गोले बरसाए। जवाब में भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकर नेस्त नाबूद कर दिए। पाकिस्तान की साजिश का दांव उल्टा पड़ा तो अब वो खुद फरियाद कर रहा है, चिल्ला रहा है कि भारत ने उसके 2 सैनिक मार गिराए और 9 पाकिस्तानी सैनिकों को जख्मी कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर अपनी लिखित नाराजगी भी जताई है। पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है,
अपनी शिकस्त पर दाद फरियाद कर रहा है, लेकिन एलओसी पर उकसावे की फायरिंग तो उसी की आदत है। सोमवार से लगातार पाकिस्तान कई इलाकों में सीज फायर तोड़ रहा है। बुधवार को भी नौशेरा सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन में एक जवान शहीद हो गया। सूबेदार शशि कुमार नाम के इस जवान के साथ ही पिछले 24 घंटे में भारत के 3 जवान पाकिस्तान की इस उकसावे वाली फायरिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। सीज फायर उल्लंघन की नापाक साजिश के साथ ही पाकिस्तान ने इंसानियत भी ताक पर रख दी है। वो अब बेकसूर गांव वालों और मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहा है।